यूपी में कई मंदिरों पर क्यों लिखा गया आई लव मोहम्मद? मंदिरों पर आई लव मोहम्मद भाईचारा या भड़काना? आप तय करिएगा, स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। और मुसलमानों से दरी बिछवाने के आरोप पर फंसे तेजस्वी यादव वक्फ को कूड़ेदान में फेंकने की बात करके क्या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? इसकी भी बात होगी। तीसरी बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा। अकील की बात करेंगे। अतुल्य भारत पर डेंट लगाने के आरोपी अकील खान की पुलिस को क्यों करनी पड़ी डेंटिंग पेंटिंग? तस्वीरें चल रही हैं, जरूर देखिएगा खबर। और चौथी बड़ी खबर, आवारा कुत्तों पर राज्यों पर क्यों सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल छठ पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के एक पोस्ट को लेकर विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने आज सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लोगों को, बिहार के लोगों को छठ के महापर्व की बधाई दी। लेकिन इस पोस्ट को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये शुभकामनाएं जो हैं ये कॉपी पेस्ट वाली बधाई थी। पिछले साल और इस साल एक ही तस्वीर का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने। अच्छा, वो आ गई है तस्वीर। अब बीजेपी आरोप साहब लगा रही है कि ये जो है कॉपी पेस्ट शुभकामनाएं हैं। राहुल गांधी जो है हिंदू त्योहारों को बेहद कैजुअली लेते हैं। ये बीजेपी की तरफ से, अमित मालविया की तरफ से कहा गया, बीजेपी की तरफ से सिर्फ बधाई वाली खाना पूर्ति यानी कि फॉर्मेलिटी करते हैं, क्योंकि 24 और 25 सेम तस्वीर का इस्तेमाल किया और भाषा भी मतलब कॉपी पेस्ट बधाई कह रही है बीजेपी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पिछले साल, अगर हम वो दिखा पाए 24 और 25 में जो तस्वीर थी, पिछले साल छठ पर जो बधाई वाली तस्वीर पोस्ट की थी उसे ही फिर से कट पेस्ट करके इस बार भी पोस्ट कर दिया। बिहार में चुनाव है, छठी मैया, छठ का त्योहार है। बीजेपी का दावा है साहब कि जो तस्वीर राहुल गांधी ने इस बार पोस्ट की है, अच्छा हाँ, ये दो तस्वीरें आ गई। अब ये बीजेपी का दावा है कि 2024 में सेम तस्वीर, 2025 में सेम तस्वीर, बल्कि जो पहली लाइन है वो भी लगभग सेम है। तो कॉपी पेस्ट बधाई दे दी, फॉर्मेलिटी कर दी राहुल गांधी ने। ये बीजेपी कह रही है। यही तस्वीर पिछले साल देखिए, 2025 में ये तस्वीर छठ पूजा, पिछले साल भी यही तस्वीर पोस्ट की थी राहुल गांधी ने। यानी कि हिंदू त्योहारों पर दिल से बधाई नहीं देते राहुल गांधी जी, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, बीजेपी कह रही है, सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। इसी को लेकर बीजेपी के नेता हैं अमित मालविया, उन्होंने आरोप लगा दिया, अगर बिहार और उसके त्योहारों के प्रति आपके मन में राहुल गांधी जी जरा भी अपनापन नहीं है तो फिर चुनाव ही क्यों लड़ते हैं? इस पोस्ट को लेकर बवाल हो गया। खबर समझिएगा। छठ जैसे पवित्र पर्व में आस्था, परंपरा और रंगों की इतनी विविधता है, लेकिन आप सिर्फ दिखावे के लिए, यह अमित मालविया की तरफ से पोस्ट किया गया, सिर्फ दिखावे के लिए महीनों बाद पुरानी पोस्ट डाल देते हैं। राहुल गांधी ने पुरानी पोस्ट डाल दी, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। यही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता जो है इस मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं। एक और नेता है प्रदीप भंडारी, इन्होंने सवाल उठाया था, प्रदीप भंडारी ने, कि राहुल गांधी ने जिस तरह छठ पूजा की शुभकामनाएं कॉपी पेस्ट की है। अगर हम प्रदीप भंडारी का पोस्ट दिखा पाए, प्रदीप भंडारी ने बोला कि जिस तरह छठ पूजा की शुभकामनाएं कॉपी पेस्ट की हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या वो अपने वोट बैंक को शुभकामनाएं देने के लिए ऐसा करेंगे। अब हमें नहीं पता प्रदीप भंडारी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद बीजेपी का इशारा है कि जब ईद का त्योहार आता है तो ईद मुबारक जब दी जाती है तो क्या सेम तस्वीर होती है, नहीं होती है। और जब ये आरोप लगा, हमने भी थोड़ी रिसर्च की, जानने की कोशिश की कहीं बीजेपी झूठ तो नहीं फैला रही है। लेकिन साहब, राहुल गांधी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने पर पता लगा उन्होंने पिछले 3 सालों में लगातार हर बार ईद पर मुबारक नई तस्वीर पोस्ट के साथ की है। ये 23, 2024, 2025। अब छठ को लेकर क्या था, 2024 और 2025 में एक ही तस्वीर थी। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो प्रदीप भंडारी, जो बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि अपने वोट बैंक के लिए क्या ऐसी बधाई अगर देंगे तो क्या, एक बार दिखाइए, वो दोबारा से दिखाइए, आप देखिएगा ध्यान से, ये तस्वीर ध्यान से देखिए। यही बीजेपी कह रही थी साहब कि अपने वोट बैंक को बधाई देंगे अगर, तो क्या सेम तस्वीर इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए पूरा होमवर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, कौन सी तस्वीर डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है। 2023 में अलग तस्वीर, 2024 में अलग तस्वीर, 2025 में अलग तस्वीर, ये देख लिया। अब वो छठ वाली दिखाइए, 24-25 वाली, जो छठ में यहां अलग अलग तस्वीरें हैं। जो छठ वाली जो बधाई दी है राहुल गांधी ने, वो अगर हम दिखाएं पीसीआर, जिसमें आप ये देखिए,
यहां एक ही तस्वीर है। यहां फंस गए शायद राहुल गांधी, क्या फॉर्मेलिटी कर रहे थे, महज औपचारिकता, दिल से बधाई नहीं दे, ये सब बीजेपी कह रही है दिल से बधाई देते नहीं है, महज औपचारिकता निभा देते हैं। अच्छा ये, हाँ ये और क्लियर हो जाएगा आपको। मुझे हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, बस इसको रखिए अब आप। ये खबर का पूरा निचोड़ है साहब। छठ पर बधाई साल 2024 साल 2025 एक ही तस्वीर, ईद पर बधाई साल 2024 साल 2025 अलग अलग तस्वीर। ये पोस्ट राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट से ही निकाले गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। 2025 2024 छठ पूजा की बधाई। बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो आपने कॉपी पेस्ट बधाई दे दी, दिल से देते नहीं है आप फॉर्मेलिटी करते रहते हैं। यही बिहार के लोगों की आस्था का महापर्व है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप। फिर बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी ने सवाल उठाया साहब कि क्या अपने वोट बैंक को लेकर ऐसा करेंगे, तो हमको लगा बीजेपी हो सकता है फेक न्यूज फैला रही हो सकता है झूठ फैला रही हो। हमने जाकर चेक करा तो हमको वाकई में ऐसा लगा, और जब मिला तो हमने देखा 2023 2024 2025 अलग अलग तस्वीरों से। अच्छा मुझे बताया गया कि प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। प्रदीप, आपकी आशंका सही साबित हुई है, क्योंकि 23 24 25 तीनों बार अलग अलग तस्वीर, लेकिन छठ मैया, छठी मैया, बिहार छठ के लिए एक ही तस्वीर। देखिए अमन जी, आप लोगों की टीम की रिसर्च इस वक्त हम लोग भी लाइव देख रहे हैं, और मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूं तो लाइव देख रहा हूं। हम हमेशा से कहते हुए आ रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो बिहार के लोगों की इज्जत नहीं करते, उनके मन में बिहार के प्रति कोई सम्मान नहीं है, इसीलिए वो छठी मैया के लिए कट कॉपी पोस्ट पेश करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये राहुल गांधी ने खुद ने पोस्ट भी नहीं किया होगा, ये उनके किसी व्यक्ति से उनने करा दिया होगा, उनको छठ के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, संस्कृति के बारे में। पिछले 45 दिन से राहुल गांधी बिहार से गायब है। राहुल गांधी को कोलंबिया में कॉफी बनाना आता है, और उनके वोट बैंक के लिए जब भी कोई बात आती है तो वो अपने वोट बैंक के लिए कहीं पे भी रुक जाएंगे, परंतु मंदिर में नहीं जाएंगे। वोट बैंक के लिए जब विश करने की बात आएगी तो स्पेशली अलग खुद अपने दिल और दिमाग से जाके अलग अलग पोस्ट करेंगे। मुझे एक चीज बताइए प्रदीप, एक बार प्रदीप को हटाइए क्योंकि जो हमारे दर्शक है वो देख तो पाए। हाँ ये देखिए अब आप। प्रदीप मुझे एक चीज समझा दीजिए, एक तस्वीर इस्तेमाल कर दी तो भावनाएं कम कैसे हो जाती हैं, फॉर्मेलिटी कैसे हो जाती है, मतलब कैजुअल अप्रोच कैसे हो जाती है? एक तस्वीर इस्तेमाल करना दोबारा अगले साल का बैन थोड़ी ना है, मतलब ये क्या बात हुई? नहीं है, पर ये दर्शाता है कि आप कितना अपना ध्यान देना चाहते हैं और कितना एफर्ट डालना चाहते हैं। जब आपको ईद के लिए बधाई देनी है तो आप अलग अलग पोस्ट करेंगे, मतलब आप खुद अपना क्रिएटिव दिमाग इस्तेमाल करेंगे, अपना दिल की बात करेंगे, दिमाग की बात करेंगे। पर जब बिहार के लोगों के पर्व, इनफैक्ट हमारे देश का पर्व छठी मैया की बात आती है, छठ की बात आती है, तो आप कट कॉपी पेस्ट करने की बात करेंगे। इससे यही दर्शाता है कि आपका ध्यान और दिमाग है ही नहीं, और आप फोकस ही नहीं करना चाहते हैं। और यही वो सोच, अगर आप याद करिए अमन जी, ये वाला कैसे, वोट बैंक वाला कैसे पता लगा आपको कि हर बार अलग अलग हुई होगी और वो सही साबित हुए? क्योंकि हमारे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी और इतिहास हमेशा से ही रहा है। जब भी हम घुसपैठियों के खिलाफ करने की बात करते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी शांत रहती है। जब भी जाकर तेजस्वी यादव कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, कांग्रेस पार्टी शांत रहती है। जब भी जाके राहुल गांधी ने पूर्व में भी कहा हुआ है कि वो एक मुस्लिम पार्टी है, अगर आपको याद होगा एक मैगजीन के इंटरव्यू के साथ में, जब राम मंदिर की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि इनिशियली अपोज करने की बात करती है। तो इनका इतिहास हमेशा हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ करने का रहा है। और अब जब मैंने देखा कि बिहार के छठी मैया की पूजा अर्चना जो पूरा बिहार मानता है, उस पर भी अगर ये कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो जरूर इनको वोट बैंक खुश करने की बात है। और इसलिए अभी, क्योंकि अभी ये वोट बैंक में घिरे हुए हैं। जी मैं समझ गया, मतलब वहां की वहां की भावनाओं का ध्यान रखते हैं राहुल गांधी। अगर ईद आती है तो जो है भावनाएं बहुत ध्यान आती है, रिसर्च की जाती है, टीम की तरफ से अलग अलग तस्वीरें दी जाती है। लेकिन छठी मैया के जब छठ की जब शुभकामनाएं, ईद मुबारक के लिए हर साल अलग तस्वीर, 23 24 25 मैं तो देख रहा था। बल्कि यही नहीं, अगर हम वो दिखाएं पीसीआर, एक साल में जब 3 बार ईद की शुभकामनाएं दी गई तो भी अलग अलग तस्वीर थी। ये हमको पता लगा, हमने देखा एक साल में 3 बार। 2025 वाली अगर हम दिखाएं, ये तो अलग अलग साल में है, 23 24 25 एक ही। हाँ ये देखिए, ये आ गया प्रदीप, अगर आप भी फोन लाइन पर हैं, जब एक ही साल में 3 बार शुभकामनाएं दी गई, उसकी भी अलग अलग तस्वीरें। साल में एक बार आने वाले छठ के लिए सेम तस्वीर पिछले साल वाली, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। लेकिन एक ही साल में 3 बार ईद की शुभकामनाएं देने के लिए भी अलग अलग तस्वीरें अगर लगाई जा सकती है तो फिर ऐसे भी संभवतः लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, हमारे साथ ये खबर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अब बात करेंगे बिहार की, बात करेंगे बिहार में किस तरह से वक्फ को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश गठबंधन की तरफ से की जा रही है। बात अब इसकी, वक्फ को कूड़ेदान में फेंकने की बात की है तेजस्वी यादव ने।
हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। कट्टरपंथी कहता है वक्फ कानून को उठा के कचड़े में फेंक देंगे। इनकी इतनी औकात है कि देश के कानून को कचड़े में फेंकेंगे। हिंदुओं को और भारतीयों को जागना पड़ेगा। क्या फाड़ के फेंकेंगे, नहीं फाड़ के फेंकेंगे, इस तरीके से कौन टारगेट कर रहा है, और खासकर मुसलमान भाइयों को लोग टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे। कितना ये अहंकार है, कितना तकब्बुर और गुरूर में चूर चूर ये जुमले बोले जा रहे हैं वक्फ कानून के सिलसिले में। 100 जन्म लेंगे तब भी जो है वो आप जो है वो वक्फ के जो संशोधन कानून है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप। महागठबंधन डर में एक ईवीसी में वादा करता हूं, हर कीमत पर जब मेरी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। इसको अगर फाड़ करके भीगेंगे तो हम समझते हैं कि मुस्लिम के हित के विरोधी वो लोग हैं। साहब, खबर को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए। तेजस्वी यादव ने अपनी साइड चुन ली है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपनी साइड चुन ली। वक्फ बोर्ड पर हिंदुओं की जमीन कब्जाने का आरोप, ना सिर्फ हिंदुओं बल्कि सिखों ईसाइयों की वक्फ बोर्ड पर जमीन हथियाने का आरोप, ज्यादातर पीड़ित हिंदू। तेजस्वी यादव ने अपनी साइड चुन लिया, वो वक्फ बोर्ड के साथ है। वो कह रहे हैं बिल कूड़ेदान में फेंक देंगे वो, और हिंदुओं के साथ है नहीं है, अब आप लोगों को तय करना है। अब लेकिन क्यों हो रहा है? आज से 3 दिन पहले महागठबंधन ने बिहार में 13% वाले यादव समाज को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, 2% हिस्सेदारी वाले मल्लाह समाज को, मुकेश सहनी साहब को डिप्टी सीएम घोषित किया था। तभी से ओवैसी एंड पार्टी, एआईएमआईएम, कई मुस्लिम समाज के नेता पूछ रहे थे कि बिहार में 18 से ज्यादा फीसद रखने वाले मुसलमानों को महागठबंधन ने क्या दिया। ओवैसी की पार्टी ने पूछा, तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए मुसलमान से दरी बिछाने के लिए है क्या? मुस्लिम समाज से जुड़े लोग और पार्टियां तेजस्वी यादव और गठबंधन पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाने की, ये किया मुसलमानों को, ये दिया तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को। एआईएमआईएम ने तो पोस्ट किया, देखिए सोशल मीडिया पर लंबा सा पोस्ट जारी कर दिया था। लिखा है एआई इमेज, अच्छा हाँ ये वाला पोस्ट, ये एआई इमेज है, ये एआईएमआईएम की तरफ से जारी किया गया कि मुसलमान से दरी बिछाने के लिए थोड़ी ना है। 2% वाले को आप डिप्टी सीएम बना देंगे, यादव समाज 13% आप सीएम बना देंगे, तो मुसलमान भाई मुस्लिम समाज 18%, ये दरी बिछाने के लिए, ये पूछा एआईएमआईएम ने, ये पोस्ट जारी किया। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी दोनों मुस्कुरा रहे, नीचे एक मुस्लिम भाई दरी बिछा रहा है, ये एआई इमेज है। इस पोस्टर में, ये पोस्टर दरअसल आपको बता दें एआईएमआईएम की तरफ से जारी किया गया। ओवैसी की पार्टी के नेता ने इसको शेयर करते हुए क्या लिखा, वो लिख रहे हैं कि 2% वाला मुख्यमंत्री, 13% वाला, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, और 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछाएगा। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो तेजस्वी यादव पर कुल मिलाकर मुसलमानों को धोखा देने, ओवैसी, एआईएमआईएम, मुस्लिम नेता ये साबित कर रहे हैं कि गठबंधन ने मुसलमानों को ठगा है, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा कर दिया। ये धोखा कर दिया मुसलमानों के साथ, कुछ नहीं 18% वालों को। बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं, असल में मुस्लिम विरोधी कोई और नहीं, मुसलमानों को ठगने वाले हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, गठबंधन। ये मैं नहीं, ये बीजेपी भी नहीं, ये एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं। गठबंधन पर मुसलमानों को धोखा देने के आरोपों के बीच आज क्या खबर आई है वो सुनिए। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही है। अब आप खबर समझे, अब इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं ये डैमेज कंट्रोल चल रहा है क्या? तेजस्वी यादव ये डैमेज कंट्रोल के लिए कर रहे हैं क्या? ये सब मुसलमानों से दरी बिछवाने के आरोप पर अब तेजस्वी यादव का डैमेज कंट्रोल है? समझ में आ रहा है, नुकसान तो हो सकता है। मतलब उन पर जो मुसलमानों के साथ धोखा देने के या धोखा करने के आरोप लग रहे हैं, वक्फ के जरिए तेजस्वी यादव मुसलमानों को रिझाकर उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और वक्फ पर विवादित बयान दे रहे हैं। यही नहीं साहब, बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि वो फिर से ना दरअसल मुसलमानों को ही बुद्धू बना रहे हैं, जो वो कर ही नहीं सकते हैं, उनसे वो करने का वादा कर रहे हैं। ये बीजेपी का कहना है कि या तो तेजस्वी यादव जी खुद नासमझ हैं या फिर मुस्लिम भाइयों को वो नासमझ समझते हैं।
कि वो कूड़ेदान में फेंक देंगे, लागू नहीं होने देने, रद्द कर देंगे। मुसलमानों को क्या टोपी पहना रहे हैं तेजस्वी जी? क्योंकि वक्फ कानून संसद से पारित कानून है, उस पर रोक सिर्फ संसद लगा सकती है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दरअसल वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाला बयान बिहार के किशनगंज में दिया। ये वो तस्वीर भी है जहां मुस्लिम आबादी है 70%। समझिएगा कहां कब कौन सा बयान दिया जाता है, पता समझ में आ रहा है। 18%, 2% को डिप्टी सीएम, 13% सीएम, 18% वाले को कुछ नहीं। डैमेज है तो डैमेज कंट्रोल कहां पर? 70% जहां मुस्लिम आबादी किशनगंज। एआईएमआईएम ने किशनगंज में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जीती थी। आप समझ रहे हैं? तो मुस्लिम एआईएमआईएम कह रही है कि मुसलमानों के साथ तो धोखा तेजस्वी यादव ने कर दिया। अब एआईएमआईएम का दावा है कि महागठबंधन ने जिस तरह मुसलमानों से धोखा किया, उन्हें से दरी बिछाने लायक समझा, उसकी वजह से तेजस्वी अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। वक्फ कानून को वो चुनाव जीतने के बाद हाथ लगा ही नहीं सकते हैं। कूड़ेदान में फेंकने की बात तो दूर, वो तो संसद से पारित कानून होगा। यहां तक कि आरजेडी के नेता खुलेआम वक्फ कानून समर्थकों को धमकियां तक दे रहे हैं। देखिए, संविधान की दुहाई देने वाले धमकी भी दे रहे हैं कि वक्फ कानून समर्थकों का इलाज करना है। इलाज करने की बात की जा रही है। तेजस्वी यादव के करीबी हैं कारी शोएब। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सारे बिल फाड़कर फेंक दिए जाएंगे। बीजेपी कह रही है तो ये खुद ना समझ हैं, ये खुद बेवकूफ हैं या बेवकूफ बना रहे हैं। चाहे वक्फ बिल हो या कोई और बिल को फाड़ दिया जाएगा। सुनिए। व्यक्ति को जो समाज के लिए वक्फ बोर्ड को लेकर के रमेश प्रसाद भाई ठीक कह रहे हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पूरे दान में वक्फ बोर्ड जो है फेंकने का काम किया। महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। अब देखिए, मुस्लिम भाई भी सामने बैठे हैं, उन्हें भी सब समझ में आ रहा है। उन्हें भी सब समझ में आ रहा है संसद द्वारा पारित कानून कौन फाड़ सकता है, कहां लागू होगा नहीं होगा तो सेंटर की तरफ से तय किया जाएगा। तेजस्वी यादव के जो करीबी जिनको आप सुन रहे थे, कारी शोएब के इसी बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह कानून समर्थकों को देख लेने वाली भाषा ही यही दरअसल जंगल राज की परिभाषा है। पढ़िए किरण रिजिजू। उन्होंने कहा कि यही जंगल राज के लक्षण हैं और इसे ही कुचलना है। उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस और आरजेडी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते, वो कभी पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते और वो खुलेआम डेमोक्रेसी का अपमान करते हैं। बिहार के लोग इन जैसे लोगों को सबक सिखाएंगे। इसके अलावा वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव का बयान मुस्लिमों में भी तुष्टीकरण की जगह बैकफायर कर सकता है। ये भी समझिए क्यों? क्योंकि कई मुस्लिम धर्मगुरु जो तेजस्वी के बयान को संविधान और लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं, मुस्लिम समाज से जुड़े लोग कह रहे हैं ये तुष्टीकरण के लिए सब किया जा रहा है। आंखें खुल चुकी हैं साहब सबकी। सुनिए। चुनाव बिहार का है, ये बेपढ़ा लिखा आदमी और एक मजहबी कट्टरपंथी कहता वक्फ कानून को उठा के कचड़े में फेंक देंगे। इनकी इतनी औकात है कि देश के कानून को कचड़े में फेंकेंगे। हिंदुओं को और भारतीयों को जागना पड़ेगा। इस्लामिक इतिहास उधर उठा के देख लीजिए। कितना ये अहंकार है, कितना तकब्बुर और गुरूर में चूर चूर ये जुमले बोले जा रहे हैं। और जल्द वक्त बताएगा और उनके ये जुमले खुद उनके ऊपर भारी पड़ेंगे और उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होंगे। साहब, वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले तेजस्वी के बयान से अब तक भूमाफिया की तरह काम करने का आरोपी वक्फ बोर्ड बहुत खुश होगा। लेकिन कौन ना खुश होगा, हम आपको बताएं। बिहार की हिंदू आबादी, खासकर बिहार के ही गोविंदपुरा के लोग बहुत घबराए हुए होंगे। वक्फ बोर्ड ने, आप जानते हैं, करीब 1 साल पहले पटना के गोविंदपुर गांव की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। 95% हिंदुओं वाले गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान की जमीन बता दिया था। मैं आप समझा मैं क्यों कह रहा था तेजस्वी यादव ने अपनी साइड चुन ली है, वो किस तरफ खड़े हैं। सदियों से बसे हिंदू परिवारों को 1 महीने में जमीनें खाली करने का नोटिस दे दिया गया था।
गोविंदपुर गांव के इन लोगों ने तब लड्डू बांटे थे जब मोदी सरकार वक्फ कानून लेकर आई, और अब एक सीएम फेस कह रहा है कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सोचिए, इनकी जमीनें वापस कब्रिस्तान बन जाएंगी। इसका मतलब तो ये लोग किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। बिहार के हिंदुओं को भी शायद सोचना चाहिए, अगर जमीनें छिन रही हैं या उन पर वक्फ का दावा हो रहा है और कोई स्टेट का संभावित जो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहे हैं वक्फ कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप जानते हैं, इसी को लेकर कई हिंदुवादी संगठनों ने आरोप लगा दिया है कि तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया कि सरकार बनी तो जमीनें हड़पने में कौन किसके साथ है। तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड के साथ रहेंगे, हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। ये कौन कह रहा है? ये हिंदुवादी संगठनों का कहना है। यानी एक और AIMIM का आरोप है कि महागठबंधन मुसलमानों से धोखा कर रहा है। बीजेपी कह रही है साहब कि तेजस्वी वक्फ पर कट्टरपंथियों को खुश कर रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग एंगल आप सुनिए। अंदाजा कांग्रेस को भी है साहब कि ये चुनाव से पहले मुसलमानों की नाराजगी क्यों मोल ली गई है। 18% है, 19% वालों को कुछ नहीं, 2% डिप्टी सीएम, 13% सीएम। कांग्रेस को भी अंदाजा है नाराजगी का। कांग्रेस खुलकर कह रही है साहब 19% वालों को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय दल भी खुलकर कह रहे हैं ऐसे थोड़ी ना नजरअंदाज। और बताएं, पप्पू यादव वो तो खुलकर कह रहे हैं सरकार बनी तो डिप्टी सीएम की कुर्सी एक मुसलमान को जाएगी। अनाउंस हो चुका है गठबंधन की तरफ से। मुकेश सहनी साहब 2%, मल्लाह समाज उनको डिप्टी सीएम। पप्पू यादव को अंदाजा है मुस्लिम समाज में मैसेज गलत चला गया है, वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर जीत गए तो डिप्टी सीएम एक मुसलमान को बनाया जाएगा। सुनिए। हर कीमत पर जब मेरी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। मैं वादा करता हूं, हर कीमत पर जब मेरी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। मैं वादा करता हूं, हर कीमत पर जब मेरी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। हिंदुओं का बच्चा भी, मुसलमानों का बच्चा भी, दोनों बेरोजगार हैं, महंगाई से दोनों पीड़ित हैं। विकास नहीं होगा तो सड़कों पे चलना दोनों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन वक्फ भी एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैंने कहा था कि 29 में हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ के कानून को ख़त्म करेंगे, 3 तलाक को ख़त्म करेंगे। इसको कोलंबिया समझा हुआ है या इसको युगांडा समझा हुआ है या बनाना कंट्री समझा हुआ है? क्या समझा हुआ है इसको? जिसके दिमाग का खाना खाली हो वही ये बात कर सकता है। ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये सेडिशन का मामला बनता है। उधर एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एसिड अटैक केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है साहब कि ये पूरा मामला ही संदिग्ध लग रहा है। एसिड अटैक केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट पुलिस की तरफ से। पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरा मामला ही संदिग्ध लग रहा है। क्या बदले की साजिश के तहत ये सब कुछ कराया गया? इस एंगल की भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में ये पूरा मामला बदला लेने की साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस अब भी इस मामले में जांच कर रही है और अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें, आज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने खुद पर एसिड अटैक होने का दावा किया था। ठीक, छात्रा ने आरोप लगाया कि बाइक सवार 3 लोगों ने उस पर एसिड से अटैक किया। उस दौरान अपना चेहरा बचाने में उसके दोनों हाथ जल गए। बहुत ही खौफनाक वारदात। बच्ची पर तेजाब एसिड फेंका गया। ये यहां अब तक ये कहानी सामने आई। वारदात के बाद पीड़ित छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब सुनिए नया ट्विस्ट कहां से आ गया। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले सच का पता चला है। दरअसल पीड़ित लड़की ने जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी बताया, उसकी पत्नी ने एक शिकायत ने पूरे मामले को बदल दिया है। मैं आपको समझाता हूं। पीड़ित छात्रा ने जिसे एसिड अटैक का मुख्य आरोपी बताया था, उसकी पत्नी ने ही पीड़ित लड़की के पिता पर यौन शोषण, रेप का केस दर्ज करा दिया।
और यही नहीं, ये एसिड अटैक से पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी, अब एफआईआर हो गई है। मतलब पीड़ित लड़की के पिता पर रेप की एफआईआर किसने कराई? जो खुद इस मामले में आरोपी उसकी पत्नी ने। ये पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि ये पहले रेप एसिड अटैक से पहले दरअसल ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो ये सब कुछ साजिश रची गई एसिड अटैक वाली। आरोपी की पत्नी ने पीड़ित लड़की के पिता के खिलाफ दिल्ली के भलसवा थाने में रेप का केस दर्ज कराया है। यही नहीं, पीड़ित लड़की ने जिसे आरोपी बताया था, उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले भी थाने पहुंचकर पीड़िता के पिता अकील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मतलब समझिए, आज हुए एसिड अटैक से 2 दिन पहले, मतलब ये वैसे एसिड अटैक जिस दिन हुआ था उससे 2 दिन पहले पीड़ित छात्रा ने जिसको आरोपी बताया था, उसकी पत्नी का आरोप है कि अकील ने उसके साथ यौन शोषण किया, उसके कुछ वीडियोस पब्लिक करने का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया, और उसके बाद ये एसिड कांड वाला पूरा जो है चीज सामने आई। इसलिए इस एंगल से भी जांच की जा रही कि ये बदले के तहत ये सब तो नहीं हुआ। एसिड अटैक मामले में आरोपी की पत्नी को थाने में शिकायत के बाद ही आरोपी अकील फरार है। जिन पर एसिड फेंका गया उनके पिता फरार हैं, क्योंकि उन पर खुद यौन शोषण का, रेप का आरोप लगा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये सुन लीजिए, ये हैरान कर देने वाली है, ये पूरा मामला पलट देगी। आरोपी की लोकेशन मौका वारदात की नहीं है। आरोपी की लोकेशन एसिड अटैक वाली जगह से मेल नहीं खा रही है। मतलब क्या फंसाया गया? पीड़ित छात्रा ने जिसे आरोपी बताया था, उसकी लोकेशन वारदात के वक्त वहां से बहुत दूर करोलबाग में उसकी फैक्ट्री में मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर 3 लोगों ने फेंका था तेजाब। एसिड अटैक में गंभीर रूप से झुलसी छात्रा, और उसके बाद अब यह बताया जा रहा है कि उसकी लोकेशन वो थी ही नहीं। इसलिए बदले के तहत ये सब कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई या साजिश रची गई, इसकी जांच पुलिस करेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, मंदिर पर आई लव मोहम्मद, भाईचारा या भड़काना, बात अब इसकी। जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको जेल की सलाखों में पहुंचा दे रहा है। मंदिर पे जहाँ तक लिखने का मामला है, अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, और जब सरकार कार्रवाई करती है तो जो लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं फिर उनको पीड़ा होती है। देखिए, अब तक देश में कई राज्यों में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हिंसा, हंगामा, तोड़फोड़, हिंसा, उपद्रव, पत्थरबाजी सब कुछ हुआ। अब ये नया चैप्टर खुल रहा है क्या? अब इस विवाद को लेकर देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्यों मैं पूछ रहा हूं, समझिए। सवाल इसलिए, अब गलियों चौराहों में आई लव मोहम्मद के बैनर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन के बाद यूपी के कई मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद लिख दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे तो भाईचारा, इसमें क्या बुराई है? मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख भी दिया गया तो इतना क्या आसमान सर पर उठा लेना साहब? किले में नमाज हो सकती है, हो जाती है। अब मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया तो इतना क्या हो, हंगामा बवाल करना साहब? लिख दिया गया। यही तो सेकुलरिज्म है, गंगा जमनी तहजीब है, यही तो भाईचारा है। अब हिंदू पक्ष कह रहा है यही तो भड़काना है। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है साहब कि जब मस्जिद के सामने डीजे भी बज जाता है तो वहां दंगा हो जाता है। मस्जिद के सामने कोई जय श्री राम का नारा भी लगा दिया जाता है तो उसको वॉर क्राई बता दिया जाता है, युद्ध घोष बता दिया जाता है। मस्जिद के सामने कोई कावड़िया अगर निकल जाए उस गली से तो फिर बवाल काट दिया जाता है। यहां तो मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। एक तरफ कह रहा है यही भाईचारा है, मंदिर पर आई लव मोहम्मद, एक तरफ कह रहा है यही तो भड़काना है। साहब, सवाल है कि बिहार चुनाव के वक्त क्या ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है? धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या? सवाल क्यों? अब सुनिए, यूपी के अलीगढ़ में आप जानते हैं 5 मंदिरों की दीवारों पर कुछ शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की। शनिवार को अलीगढ़ के भगवानपुर और बुलाकीगढ़ इलाके में भगवान शिव और हनुमान के मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से
ये सब लिखा गया, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद मंदिरों की दीवारों पर लिखा गया। अब उसे देखकर हिंदू समुदाय के लोग भड़क गए साहब। इसके बाद करणी सेना ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाया साहब कि ये हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ शांति से चल रहा है, कहीं कुछ दंगा नहीं है, सब कुछ लोगों को शांति हजम नहीं हो रही है। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह से, आप जानते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल किया। ये देखिए आप, संभाली दीवारों से आई लव मोहम्मद मिटाया गया। इसके बाद पुलिस अब उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने आई लव डैश लिखा, मंदिरों के ऊपर लिखा। उन्हें ढूंढने के लिए उनके लिखावट की पहचान करने से लेकर पेंट की दुकानों तक सुराग तलाशे जा रहे हैं। दूसरी ओर यूपी पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। मैं एफआईआर में नाम बताता हूं आपको, नाम पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कहां कौन सी साजिश रच रहा है। गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ, ये तो अलीगढ़ के रहने वाले हैं साहब। लेकिन आरोपियों की लिस्ट का पहला नाम एक मौलवी का है। पहले हाँ देखिए, सबसे ऊपर नाम ये मौलवी, इनका नाम है मुस्तकीम। अब आप इनके पते को भी पढ़िए, मैं आपको आगे पता पढ़ाऊंगा। ये है भागलपुर, बिहार। अब बिहार कनेक्शन, मंदिर पर आई लव मोहम्मद का बिहार कनेक्शन। एक आरोपी मुस्तकीम बिहार का रहने वाला यूपी में क्यों लिखवा रहा है? भागलपुर बिहार का रहने वाला, यूपी में तनाव भड़काने की साजिश के पीछे क्या कोई बिहार इलेक्शन का कोई कनेक्शन है? क्योंकि अलीगढ़ में मंदिरों की दीवारों से पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर भी साहब ऐसे ही पोस्टर लगाए गए थे, लिखा गया था आई लव मोहम्मद। जगह जगह ये सब करने की कोशिश की गई थी। वहां भी पुलिस ने सभी पोस्टर नारों को हटवाया। जेएनयू में कुछ ही दिन बाद 4 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव होने वाला है। 6 नवंबर को बिहार में, वो तो सबको ही पता है, वोट डाले जाएंगे। बिहार में अभी वोट डालने हैं। अब सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं इस खबर का दूसरा एंगल। समाजवादी पार्टी खुलकर मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने के आरोपियों के समर्थन में आ गई है। क्या गलत है? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, कहा है कि बीजेपी यूपी में तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। सुनिए। समझता हूँ ये बीजेपी के द्वारा ही सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। और मंदिर पे जहाँ तक लिखने का मामला है, अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। मंदिरों पर लिखा गया तो ये गलत नहीं है क्या? क्या ये अराजकता फैलाने का विषय नहीं है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जब सरकार कार्रवाई करती है तो जो लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, फिर उनको पीड़ा होती है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में शुद्धिकरण अभियान चलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में SIR 2.0 का ऐलान कर दिया गया है। खबर है अब से तकरीबन 3.5 मतलब घंटे यानी कि रात 12 बजे से इन राज्यों में वोटिंग लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। शुद्धिकरण होगा सिर्फ बिहार नहीं, और 12 राज्यों में, यानी कि कोई और नया वोटर ऐड नहीं होगा, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। SIR प्रक्रिया होगी, शुद्धिकरण होगा। दरअसल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा कर दी है। SIR के लिए उन राज्यों को प्रायोरिटी दी गई है जहां अगले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जो राज्यों के नाम हैं वो है, सबसे पहले बीजेपी या NDA की सरकार नहीं है। देखिए वहां पर पश्चिम बंगाल में होगा SIR सबसे पहले, ये भी खबर सुन लीजिए। बंगाल में होगा, केरल में होगा, तमिलनाडु में SIR का ऐलान हो चुका है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को इशारों में भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की धमकी दे चुकी है। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है साहब, वो भी सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी होगा, जहां पर बीजेपी की सरकार है, माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ में होगा, गोवा में, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी SIR का ऐलान हो चुका है। देश के 12 राज्यों में SIR होने जा रहा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में SIR का स्वागत कर लिया है। 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, वो भी बता देते हैं आपको। इसमें अंडमान निकोबार है और इसके अलावा लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी कल से SIR कराया जाएगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लीजिए, चुनाव आयोग ने जिन 12 राज्यों में SIR का ऐलान किया, उनमें विधानसभा चुनाव अगले 3 साल में होने हैं। बंगाल, केरल, तमिलनाडु,
पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 में होंगे। गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में कराए जाएंगे। ऐलान क्या हुआ, क्या कुछ कहा गया? हालांकि इसमें असम नहीं है, भी ध्यान रखिएगा, असम नहीं, और असम में भी चुनाव होने हैं। असम इस लिस्ट में क्यों नहीं है उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसको लेकर क्या कहा गया वो आपको सुनाते हैं। एसआईआर को लेकर, शुद्धिकरण को लेकर, 12 राज्यों में शुद्धिकरण को लेकर क्या कहा गया, सुनिए। पार्लियामेंट को मानते कि नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्ट को वैलिडेट कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। तो ये जो परिवारवाद में जो विश्वास रखते हैं कि ये एक ही परिवार ही, वो लोग सोचते हैं कि देश से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है, पार्लियामेंट से भी ऊपर मानते हैं। ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए, नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बदतमीजी, गंदी हरकत करने वाले, अब बात करेंगे अकील खान की और उसकी डेंटिंग पेंटिंग की। कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं, तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें। ये तो इतना शर्म का बात है, पूरा दुनिया के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया टूर कर रहे हैं। बीजेपी को दूसरे कामों से फुर्सत नहीं, उन्हें हिंदू मुसलमान को लड़ाने से, उन्हें बिरादरीवाद करने से, कानूनी व्यवस्था संभालने से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। अतिथि को देवता के रूप में जानते हैं, उनको मानते हैं, पर इस तरह की हरकत सभ्य समाज में इसका कहीं कोई स्थान नहीं। चलिए सबसे पहले हाँ इसकी तस्वीर देख लीजिए आप। ये देखिए, इसका नाम, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इसका बायोडाटा। इसका नाम है अकील खान। ये है मोहम्मद अकील। ये ब्लू टी शर्ट, नीचे जीन्स है ब्लैक। अकील खान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से गंदी हरकत करने का आरोपी अकील खान। हाथ में प्लास्टर, अच्छा पैर में भी प्लास्टर, लंगड़ाकर पुलिस का सहारा लेकर चलने वाले अकील खान पर रासुका लग चुका है। रासुका 15 दिन की न्यायिक हिरासत में से भेजा जा चुका है। अब आरोप क्या है इस पर? इस पर आरोप है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों से गंदी हरकत करने का। अच्छा, ये पहले अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा था, ये भी बताया गया। पहले इसने कहा था कि वो तो सेल्फी लेना चाह रहा था, लेकिन साहब ये अकील, योगी के शब्दों में कहें तो पुलिस की डेंटिंग पेंटिंग दिखाई, वो तस्वीर, डेंटिंग जो लगा कर चल रहा है, डेंटिंग पेंटिंग के बाद अब इसने कबूल कर लिया है साहब, अब इसने कबूल कर लिया कि हाँ इसने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का पीछा किया, उन्हें परेशान भी किया। पुलिस का कहना है जिस वक्त आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया वो नशे में धुत था और वो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर अटैक भी कर सकता था। अकील खान, पुलिस ये आशंका इसलिए भी जता रही है क्योंकि 30 साल के मोहम्मद अकील खान, ये जो आपको नजर आ रहा है, शख्स ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की। वो कोई सामान्य अपराधी नहीं, वो एक पेशेवर क्रिमिनल है जिसने पहले भी 10 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। लूटपाट, डकैती, हत्या की कोशिश, अवैध शराब, ड्रग्स की तस्करी जैसे गंभीर मामले हैं। ऐसे लोग भारत की छवि पर भी बट्टा लगाते हैं। ऐसे लोग, नाम है इसका अकील खान, और ये बदतमीजी कर रहा था और छेड़छाड़ कर रहा था महिला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के। इनकी हिम्मत भी देखिए साहब। और ये सीरियल ऑफेंडर, कभी 4 महीने पहले ही वो जेल से सजा काटकर बाहर आया था। अब इसकी डेंटिंग पेंटिंग वाली तस्वीरें। आरोपी मोहम्मद अकील खान ने कुछ दिनों पहले ही नई बाइक खरीदी थी इसने, बहन के नाम से रजिस्टर्ड है इसकी। इसी बाइक से, ये वो बाइक है, ये देखिए,
वो उस बाइक पर उस जगह पहुंचा था जहां पर उसने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया, फिर अपनी उसी बाइक से फरार हो गया। पुलिस की जांच के दौरान सीसीटीवी में बाइक पर सवार, ये पुलिस के हिसाब से बता रहा हूं, पुलिस का वर्जन है, मोहम्मद अकील की वो तस्वीर मिली है, जिसके बाद पुलिस उस तक पहुंच पाई है पुलिस की तरफ से। और ये घटना ऐसे समय में हुई जब ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम इन दिनों वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आई हुई है। वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए सुनिए। अकील शेख का जो है इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसके खिलाफ लगभग 10 से 12 अपराध पंजीबद्ध है शहर के विभिन्न थानों में, दूसरे जिले में भी। और ये जो पेशे से पेंटर है और इसका जो मूल रूप से खजराना का रहने वाला था, लेकिन अभी आजाद नगर रह रहा है। इसके माता पिता मजदूर हैं। देखिए, वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आई हुई है। 25 अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका से मैच था। इस मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का यह मामला तब सामने आया। अब एफआईआर की कॉपी आपको दिखाते हैं। 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे, यह सब एफआईआर के हिसाब से बता रहा हूं, सुबह 11 बजे करीब जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की 2 महिला खिलाड़ी अपने होटल से करीब 500 मीटर दूर एक कैफे की तरफ पैदल जा रही थी, तभी मोहम्मद अकील नाम के इस आरोपी ने पहले इन खिलाड़ियों का पीछा किया, फिर गलत तरीके से टच किया, जिसकी शिकायत उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डेनिस सिमंस को दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और कुछ ही घंटों के अंदर ही मोहम्मद अकील खान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी नहीं थम रही है साहब। कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में आम लोगों के साथ विदेशी मेहमान भी अब सुरक्षित नहीं है। बीजेपी शासित स्टेट, बीजेपी का कहना है साहब कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तो जा रही है। सुनिए। बीजेपी को दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है। उन्हें हिंदू मुसलमान को लड़ाने से, उन्हें बिरादरीवाद करने से, कानूनी व्यवस्था संभालने से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। हमारी परंपरा तो अतिथि देवो भवो की है। हम तो अतिथि को देवता के रूप में जानते हैं, उनको मानते हैं, पर इस तरह की हरकत सभ्य समाज में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई हो जिसका नजीर प्रस्तुत हो। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर है। ये एसिड अटैक केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब खबर ये आ रही है कि ये साजिश रची गई थी जान के, और पीड़ित लड़की खुद टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाला एसिड लेकर आई थी। ये बहुत बड़ी खबर है। और जिस पर एसिड अटैक हुआ उसके पिता ने कबूल भी कर लिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके पिता ने कबूल भी कर लिया कि हाँ, कि आरोपी की पत्नी मेरे पर केस कर रही थी, इसलिए एसिड अटैक वगैरह ये सब साजिश रची गई। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ आनंद, मेरे सहयोगी, इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है। आनंद, मतलब आपके सोर्सेज, पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये लड़की खुद टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाला एसिड लेकर आई थी, ये सब खुद करवाया ये सब? देखिए अमन, बिल्कुल अमन, जो लड़की ने आरोप लगाए थे कि उसके ऊपर एसिड से हमला हुआ और उसने अपना चेहरा बचाया है, वो कहानी पूरी तरह से झूठी निकली है। खुद जो डीसीपी थे नॉर्थ वेस्ट, वो जब मौके पे पहुंचे और उन्होंने पूरी शिनाख्त की, और जब इस पूरी कहानी में कई तरह के जो एविडेंस थे, सीसीटीवी फुटेज उन्हें खंगाला गया, तो जिस जितेंद्र के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था वो दरअसल उस दौरान मौका वारदात में मौजूद नहीं था। वो करोलबाग में उसकी लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज आ रहा था। इसके अलावा जो लड़की के पिता है, उसने जो कहानी बताई वो पूरी तरह से झूठी निकली। और अब दिल्ली पुलिस की पूछताछ में जो अकील है उसने कबूल किया है कि उसने और अपनी बेटी ने, दोनों ने मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, ये पूरा षड्यंत्र रचा, क्योंकि जो जितेंद्र, उसकी पत्नी, रेप का एसिड इसने खुद अपने ऊपर फेंका था। देखिए बिल्कुल, लड़की ने एसिड, अब तक की जांच में आ रहा है कि लड़की ने एसिड खुद अपने ऊपर फेंका था। और दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो ये अकील और उसकी जो बेटी है, इन दोनों के खिलाफ जो है आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज पुलिस करेगी और इन पे गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।